हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। गाइस, अभी हम 31 से लेके 248 तक के पूरे क्वेश्चन देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स के पोर्शन के। ओके। और गाइस, आज हम ये सब्जेक्ट ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके बाद हम एनवायरनमेंट एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि मॉस सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो दो पैरेलल सब्जेक्ट हमारे चलेंगे। उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स और हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है। तो टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट साथ में चलेंगे और टोटल हम 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, यानी कि इरिगेशन ख़त्म होगा और उससे 4 सब्जेक्ट हमारे चलेंगे साथ में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 231, मैच अ लिस्ट 1 control structure with list 2 function of control structure and select a correct answer using the codes given below the list. तो फ्रेंड्स, कैनाल ड्रॉप, कैनाल एस्केप, कैनाल क्रॉस रेगुलेटर, कैनाल आउटलेट, ये किसके लिए होते हैं? तो पहले हम देख लेते उसका ब्रीफ में। तो कैनाल ड्रॉप्स और ड्रॉप in a irrigation structure constructed across the canal to lower level its bed level to maintain a design slope. तो कैनाल ड्रॉप क्या करता है? रिवर पे बना रहता है, कैनाल पे बना रहता है कैनाल ड्रॉप, और उससे क्या होता है? वो मेंटेन करता है स्लोप को। ओके। तो हमारा कैनाल ड्रॉप का मतलब हम समझ। उसके बाद कैनाल एस्केप, इट इज़ अ साइड चैनल कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव अ सरप्लस वाटर। ये एक साइड चैनल है। ये क्या करती है? सरप्लस वाटर को रिमूव करती है, इसके लिए बनाई जाती है। एंड ये कहाँ पे होती है? तो कैनाल, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल वहाँ पे होती है। उसके बाद क्रॉस रेगुलेटर, C फॉर कैनाल। तो क्रॉस रेगुलेटर कहाँ पे रहता है? कैनाल पे रहता है। अगर हेड रेगुलेटर की बात करते हैं तो वो पानी को डाइवर्ट करता है रिवर में से कैनाल में। ओके। तो वो होता तो कैनाल, वो पानी को डाइवर्ट करता है, यानी कि वो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ही होता है। पर अभी हम बात कर रहे क्रॉस रेगुलेटर की, तो वो होता है हमारा कैनाल पे। और क्रॉस रेगुलेटर इज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल टू रेगुलेट द वाटर इन द अपस्ट्रीम लेवल ऑफ इटसेल्फ। वो खुद से ही क्रॉस रेगुलेट करेगा वाटर को। ठीक है। उसके बाद है कैनाल आउटलेट। तो कैनाल आउटलेट क्या करता है? कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर built at a head of the water course so as to connect it with a minor or distributary channel. It act as a connecting link between the system manager and farmers. ये एक कैनाल आउटलेट क्या करता है? पानी को फील्ड पे ले जाता है। और ये क्या है? एक लिंक। और ये एक लिंक है किसके बीच की? तो सिस्टम मैनेजर एंड फार्मर्स, यानी कि खेडूत और सिस्टम मैनेजर बीच की एक लिंक है। ये पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके। तो लेट्स सी विच इज़ द राइट आंसर। तो कैनाल ड्रॉप like that control the bed slope. Okay, then canal escape to control a full supply level, then canal cross regulator to control a discharge, and canal outlet to canal cross regulator, that means control the flow depth, and canal outlet, that means can control the discharge. The 2314 B is right answer. 2314 B is right answer. Then next, for a medium silt whose average grain size is 0.60 mm, लेसिस सिल्ट फैक्टर इज लाइकली टू। तो लेसिस के सिल्ट फैक्टर का पहले तो हमें इक्वेशन याद ही होना चाहिए, और इसका एवरेज ग्रेन साइज इसने दी हुई है, तो हमें वो एवरेज ग्रेन साइज की वैल्यू कहाँ रखनी है वो हमें पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेसी सील फैक्टर का इक्वेशन है F इज इक्वल टू 1.76 अंडर रूट एम आर। तो हमें दिया हुआ है एम आर की वैल्यू 0.16, तो हम 0.16 वैल्यू रख देंगे और उसका रूट निकाल देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा 0.70 वैल्यू हमें मिलेगी। तो राइट आंसर इज 0.70। तो सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 232। सी इज द राइट आंसर फॉर 232। ओके, देन नेक्स्ट फिर से मैच प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आया है। तो मैच लिस्ट 1 मेन प्रोविजन एंड लिस्ट 2 सरप्लसिंग अरेंजमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो क्या है, माइनर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंटीरियर, के बाद में उसके बाद लिस्ट 2 में है सरप्लस वेयर है, वो कहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे इफेक्ट करेगा, कहाँ पे यानी कि मीडियम अक्रॉस द मेन रिवर डैम में कौन सा स्पिलवे। माइनर इरिगेशन में हमारा जो आंसर रहेगा वो साइफन स्पिलवे रहता है, और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो रहता है हमारा बी में, वो हमारा सरप्लस वियर रहता है। यानी 132 में हमारा 33 ऑब्टेन बाय फ्रॉम द गेज अमाउंट। तो फ्रेंड्स गेज हम यहाँ पे मीन प्रेसिपिटेशन फाइंड करना है, और उसका एरिया हम एक्यूरेट कौन सी मेथड से लिख सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन मेथड है, रीजन पॉलीगन मेथड है, लिनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहाइटल मेथड है, उसके बाद ऑरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइटेड मेथड है। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर तो हमें पता चल जाएगा कि आइसोहाइटल मेथड यहाँ पे यूज़ होती है। पर अब हमें दिक्कत क्या है कि ये दो मेथड है, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिली रीजन जो होता है ना, उसमें ऑरोग्राफिक वेटेड आइसोहाइटल मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू लिनियर इंटरपोलेट आइसोहाइटल के। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा डी बनेगा। राइट आंसर इज डी। बट उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि आइसो हाइट आर द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। द ओरोग्राफिकली वेटेड आइसो हाइट आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेसिंग पेपर फॉर माउंटेनियस एरिया ऑफ एंड देयरफॉर दे आर मोर एक्यूरेट देन लिनियरली इंटरपोलेटेड आइसो हाइट्स। तो क्या है आइसो हाइट्स का हम यूज़, आइसोहाइट का मतलब क्या होता है कि कंटूर में जो इक्वल रेनफॉल रहता है, इसलिए हम आइसोहाइट बनाते हैं। तो क्या होता है, द ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइट प्रिपेयर्ड बाय ट्रेसिंग पेपर। जो ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहाइट होता है वो ट्रेसिंग पेपर से हम बनाते हैं फॉर माउंटेनियस एरिया में। देयर फॉर दे आर मोर एक्यूरेट, इसलिए ये मोर एक्यूरेट रहता है एज कम्पेयर टू लीनियरली इंटरपोलेटेड आइसोहाइट के। तो राइट आंसर इज सी। हाँ, डी इज द राइट आंसर, सॉरी, डी इज राइट आंसर फॉर 234 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व अराइविंग एट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के हमें स्टेप बताइए। तो फ्रेंड्स यूनिट हाइड्रोग्राफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम बेस फ्लो जो होता है वो हम बेस फ्लो हम डिडक्ट कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ में से हमें जो
बेड स्लोप का बेस फ्लो हम डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, उससे फिर हम उस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा, उससे हम फिर उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, और उसके वॉल्यूम हमें फाइंड करने के बाद हम उसकी डेप्थ निकालेंगे, और उसके बाद हमें कैचमेंट एरिया मिलेगा, और उसके बाद हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए बनेगा 3214 फॉर 235। पर मैं थोड़ा आपको डीप में भी ले जाना चाहता हूँ कि यूनिट हाइड्रोग्राफ में मैंने लिखा भी है कि हम क्या करेंगे, सेपरेट द बेस फ्लो फ्रॉम द ऑब्जर्वर स्ट्रीम फ्लो। ऑब्जर्वर की स्ट्रीम फ्लो से हम बेस फ्लो को सेपरेट करेंगे हाइड्रोग्राफ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। और ये बेस फ्लो डिडक्ट करने के बाद जो हाइड्रोग्राफ मिलेगा हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रन ऑफ कंप्यूट कर देंगे, यानी कि जो हाइड्रोग्राफ मिलेगा उसका रन ऑफ हम फाइंड कर देंगे। यानी कि रन ऑफ से कंप्यूट करने के बाद हमें उस क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिलेगा, वो किस में होगा, मीटर क्यूब में। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वो रन ऑफ बाय एरिया होगा उस, यानी कि रन ऑफ है बाय एरिया, कैचमेंट एरिया, हम उससे हम उसको यानी कि डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रन ऑफ डेप्थ मिलेगी, रन ऑफ डेप्थ मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय नॉर्मलाइजिंग ऑफ DRH। फिर हम नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज को हम कैसे करेंगे, तो डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ DRH बाय सरफेस रन ऑफ इन द डेप्थ। ओके, तो ये मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही फॉर्मली बता दिया था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 235। देन नेक्स्ट, probability of 10-year flood to occur at least once in next 4 year। तो 10 साल, अगले 10 साल में आने वाले ए फ्लड की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 4 ईयर में बताइए, यानी कि 4 ईयर में कितनी प्रोबेबिलिटी है। फ्लड तो 10 साल में एक बार ही आता है, पर अगले 4 साल में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एन। तो क्यू एन में क्या होता है फ्रेंड्स, क्यू एन का एक बेसिक इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और पी इज इक्वल टू 1 बाय टी। ये याद रखना है, तो आप पूरा एग्जाम्पल गिन सकते हो। इसके अलावा आप जो अगर कोई मेथड भूल जाते हो तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, कन्फ्यूज़न में आप आंसर ला ही नहीं सकोगे। तो राइट आंसर इज 0.35। इसका सिंप्लीकेशन करना है पूरा, तो उससे हमारा जो आंसर बनेगा वो 0.35 यानी कि 35% बनेगा। तो 35 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, देन नेक्स्ट, the following data were recorded from an irrigation field। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी दी हुई है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट दिया हुआ है, परमिसिबल डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल दी हुई है 50%, उसके बाद ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, उसके बाद इफेक्टिव रेनफॉल दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमारा इक्वेशन कौन सा लगेगा, यहाँ पे इक्वेशन हमारा रहेगा अवेलेबल मॉइस्चर, यानी कि अवेलेबल मॉइस्चर हमें फाइंड करना है। उसमें से क्या करेंगे हम 0.5, उसका इक्वेशन हम कैसे लगाएंगे, तो उसका 0.5 इंटू 20 क्या है, फील्ड कैपेसिटी है, तो फील्ड कैपेसिटी माइनस क्या करेंगे हम, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, वो माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो अवेलेबल मॉइस्चर कितना रहेगा, 5%। अब अवेलेबल मॉइस्चर हमारा 5% रहा। ओके, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, उसको हम अभी साइड में रखते, और 5% को हम बाद में लेते। उसके बाद जो हमारा गेमा डी है और गेमा डब्ल्यू है, कि वाटर की डेंसिटी है, और हमारी दूसरी की उसकी डेंसिटी दी हुई है, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है। ओके, तो वाटर ड्राई यूनिट वेट और वाटर डेंसिटी को हम यहाँ पे लेंगे, तो 1500 बाय 1000 इंटू डेप्थ हमारी 1000 दी हुई है, और अवेलेबल मॉइस्चर हमने फाइंड किया 5% है, तो उससे हमें क्या मिलेगा,
डेफिशिएंसी ड्यू टू अ फॉल ऑफ मॉइस्चर मिलेगा। तो वो कितनी आई हमारी 75 आई। उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा 25 mm डेप्थ है वाटर की, उससे हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना आया प्रेसिपिटेशन, 15 mm हमारा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मिलता है। तो हमारा राइट आंसर आएगा सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 237। देन नेक्स्ट, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व वुड सिम टू रिसेंबल। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व कैसा रहता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व आपने देखा ही होगा कि इस तरह से उसकी फिगर बनती है और इस तरह से उसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। तो एक आर्क जैसा ही होता है, आर्क ऑफ सर्कल कॉन्केव अपवर्ड विथ ड्यूरेशन इंक्रीज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड में उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और कॉन्केव अपवर्ड्स होता है। तो ये इज बिल्कुल राइट आंसर है। उसके अलावा हम यहाँ पे राइट आंसर तो यही बनता है, पर उसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन में कोई मैचिंग है तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो दूसरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट स्लिम ऑफ हाइपरबोली विथ ड्यूरेशन इंक्रीजिंग आउटवर्ड। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट लिम्स ऑफ हाइपरबोली विथ ड्यूरेशन डिक्रीजिंग द आउटवर्ड। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट लिम्स ऑफ हाइपरबोली विथ ड्यूरेशन डिक्रीजिंग आउटवर्ड। तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें से कोई मैचिंग का नहीं है। तो ए इज राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन 238। उसके बाद द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स टू रिलीव अ वाटर लॉक्ड लैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो फ्रेंड्स वाटर लॉग, पहले तो टाइल ड्रेन का काम क्या होता है? तो टाइल ड्रेन का काम क्या होता है कि जो वाटर लॉग वाली जो सॉइल होती है उसमें उसको यानी कि उसमें उसको कम करना होता है। अब क्या होता है कि अब स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है डायरेक्ट वाटर वहाँ पे? तो डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द ग्राउंड सरफेस, डेप्थ ऑफ impervious strata from the drain, then depth of drain below the water level, then coefficient of permeability of soil to be drained. तो coefficient permeability of soil to be drained is a right answer। यही सही आंसर रहता है। अब उसमें थोड़ा ब्रीफ देखेंगे। अब टाइल ड्रेनेज क्या होता है? टाइल ड्रेनेज इज अ टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। टाइल ड्रेनेज ये टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है दैट रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बिलो इट्स सरफेस। जो वाटर के जो सॉइल के वाटर को रिमूव करता है बिलो द सरफेस से, उसकी सरफेस से वो रिमूव करता है। द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन टू रिलीव अ वाटर लॉक्ड। स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन की जो वाटर को रिलीव करता है और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल से। ओके, तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 239। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 240, द मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन लिफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन प्रैक्टिस इज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितनी हाइट तक वो उसका पानी लिफ्ट हो सकता है इन द प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा हम देखने जाए तो 6 मीटर तक का हाइट तक पानी उसमें लिफ्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज 6 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे पोर्शन में 241 से लेके 248 तक के भी क्वेश्चन देखेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।